आ जाइए, स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी ऑन दी स्टॉक मार्केट। हम पढ़े स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी पॉलिसी है जो स्टॉक मार्केट को हिला डालती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट देती है। सबसे पहली पॉलिसी जो हमने कल पढ़ी थी वो थी फेड पॉलिसी। ठीक है, जिसका कनेक्शन कहां था, यूएस के सेंट्रल बैंक से। ठीक है, अगर यूएस का सेंट्रल बैंक कोई एक्शन लेता है, वहां वो इंटरेस्ट बढ़ाता है, तो यस, इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी इफेक्ट पड़ता है। तो फेड पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं। आज जो फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे ये है हमारा, आ जाओ, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई। फेड पॉलिसी यूएस का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जो भी फेडरल रिजर्व सिस्टम है वहां का सेंट्रल बैंक है, उससे हमारे स्टॉक मार्केट को इफेक्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि भैया आरबीआई के एक्शन लेने से भी क्या हमारे स्टॉक मार्केट को इफेक्ट होता है। यस, होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये तुम्हें आरबीआई के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी बनाता है। क्यों बनाता है, क्या एम है, हायर ग्रोथ विद द प्राइस स्टेबिलिटी। हर कोई चाहता है हमारी देश की इकोनॉमी बढ़े, तो आरबीआई भी यही काम कर रहा है। आरबीआई जो भी पॉलिसी बनाएगा उसमें वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि भैया ग्रोथ हो, लेकिन साथ में क्या हो, प्राइस की स्टेबिलिटी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन समझते हो, महंगाई, डिफ्लेशन समझते हो। इन्फ्लेशन होना ये भी बुरा है और डिफ्लेशन होना ये भी बुरा है। फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ना, मतलब तुम खुद सोचो, अपने अपने लाइफ के बारे में सोचो, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो दिक्कत है ना। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी। तो आरबीआई भी यही कह रहा है, भाई हमारा मार्केट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, हायर ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी। द टर्म मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे टर्म जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोल सकते हैं उसे, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, या फिर दूसरा नाम मनी मैनेजमेंट पॉलिसी। कुल मिला के आरबीआई यहाँ पे जितनी भी पॉलिसी बना रहा है वो मनी को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसे स्टेबल रखना है हमारे मार्केट को। ठीक है, अब वे स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या करता है आओ डिटेल में पढ़ेंगे। कंटिन्यू। सेंट्रल बैंक व्यू व्हाट शुड बी, ठीक है, ये क्या देखता है कि भैया सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितना पैसा डालना चाहिए, कितना निकाल लेना चाहिए। ऑल्सो व्हाट डायरेक्शन द इंटरेस्ट रेट शुड बी मूव इन द बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई इस पूरी पॉलिसी में क्या देख रहा है कि मार्केट में कितनी सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो ये जितनी भी पॉलिसी बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, वो पर्पसेस के हिसाब से है ना मार्केट को ऊपर नीचे करता है। तो वो कैसे करता है, एक्चुअल में मार्केट ऊपर नीचे तो उसे कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत सारी पॉलिसी बनाई जो आगे चल के पढ़ेंगे। तो आ जाओ, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। क्या पढ़ रहे हैं, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ये आरबीआई जितनी भी क्रेडिट पॉलिसी बनाएगा उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखो, हेडिंग हेडिंग से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पॉलिसी ऐसी बनाएगा जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, रैपिड करे, मतलब क्या, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये लिखा है, इफ द आरबीआई एडॉप्ट इजी क्रेडिट पॉलिसी इट वुड बी डूइंग सो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। अगर उससे क्या चाहिए, इकोनॉमी रेट बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, वो चाहता है कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करे जल्दी जल्दी, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। देखो मार्केट कैसे भागेगा। ठीक है, चलो, क्या लिखा है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट समझते हो तुम, ठीक है, तो स्टेबल होना चाहिए। खुद देखो भैया हमारा रुपी वीक होता जा रहा है ना, रुपी वीक होता जा रहा है, स्टेबल चाहिए ना हमें। स्टेबल है तो ठीक है, अब चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, स्टेबिलिटी हमेशा अच्छा है। ठीक है, किसी के लिए भी, वो जो बोलते हैं ना बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो इसी की बात हो रही है। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्राइस की स्टेबिलिटी, ऊपर लिखा है किसकी, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्राइस की स्टेबिलिटी। हम पढ़ रहे हैं हेडिंग वापस से, जो क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की किस ऑब्जेक्ट से बनाई जा रही है। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। देन प्राइस स्टेबिलिटी, keep the inflation of the country in check। ठीक है, both inflation deflation both are the harmful for the economy। आरबीआई मेंटेन करता है फेयर बैलेंस। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, क्या होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, बोले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, सरप्लस भी हो सकती है, डेफिशिएट भी हो सकती है। सरप्लस कब होती है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। डेफिशिएट कब होती है, इंपोर्ट ज्यादा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोग को, गुड। मेंटेन द बीओपी इक्विलिब्रियम, टू एस्पेक्ट्स, बीओपी सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएंट भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या लिखा है, मनी को क्या करना है, न्यूट्रल करना है। ठीक है, रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ मनी। आरबीआई
किस ऑब्जेक्ट से क्रेडिट पॉलिसी बना रहा है ताकि वो मनी को क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। कैसे होगा, चेंज द मनी सप्लाई, ठीक है, कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम, मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी न्यूट्रलाइज, हाउएवर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑलवेज क्रिटिसाइज डिफिकल्ट टू अटेन। बच्चों सच बताऊं बहुत मुश्किल है चीजों को स्टेबल करना, चीजों को न्यूट्रल करना, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी इसी इंटेंशन से बनाती है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोल भी दिया है कि डिफिकल्ट है टू ऑब्टेन द प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन ट्राई यही किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है। चलो मुझे बताओ कितने पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5, क्या ये 5 पॉइंट याद हो गए। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई ऑब्जेक्ट क्या है, 5। पहला, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, न्यूट्रलिटी ऑफ दी मनी। डन। चलो ये तो था जनरल। अब यहां से आ जाओ थोड़ा सा स्पेसिफिक। ये सारे बैंक रेट आप जानते हो, चलो देखते हैं सारे बैंक रेट जानते हो। सबसे पहले उन्होंने हेडिंग बताई बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट, जरा बताओगे। यस, वो सब रेट्स होते हैं, है ना। ये देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे, कुछ वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट पॉलिसी, कुछ रेट के एग्जाम्पल, रेपो रेट सुना है, वेरी गुड। चलो, तो अगर मैंने आपसे पूछा, देखो अब मैं स्क्रीन से हटा रही हूँ, मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि पहले हम अपने दिमाग में प्रेशर डालेंगे, देखेंगे तुम्हारे दिमाग में कितना कुछ है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना वही एग्जाम में निकलता है जब भूल जाते हो, ठीक है। तो देखते हैं बाय डिफॉल्ट क्या निकलने वाला है, कितने नंबर मिलने वाले उसके, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है बैंक रेट, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बैंक रेट, क्या है बैंक रेट, पॉइंट वाइज बताएंगे, ठीक है। वो रेट जो बैंक चार्ज करता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 2 पॉइंट, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। और ठीक है, अब इकट्ठा हो रहे हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। आओ, सिंपल, क्या है बैंक रेट, व्हाट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर द बैंक्स। बैंक रेट एक रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है किस पर, बैंक पर। तो बैंक के लिए वो कॉस्ट हो गई ना, खर्चा हो गया। क्या बात समझ में आ रही है। तो क्या है बैंक रेट, बैंक रेट एक रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है, बैंक से लेता है, जो वो बोरो करते हैं उसके लिए वो पे कर रहे हैं। चलो, व्हाट हैपन व्हेन बैंक रेट इंक्रीज, ठीक है, क्या होगा अगर बैंक रेट बढ़ गया, ठीक है। हटाओ स्क्रीन से, बताओ क्या होगा। ठीक है, गुड, इन्फ्लेशन, गुड, ठीक है। अब आ जाओ, पहला, बैंक हैव बोरो, हायर कॉस्ट, ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। दूसरा, बैंक लोगों को ज्यादा उधार नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्रेडिट रिड्यूस, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, उधार कम हो रहा है, ठीक है। आज इतनी आसानी से भैया आईफोन लेना है उधार में लेना है, बाइक लेना उधार में, भैया हर चीज उधार में लेना है ना। घर के हाउस होल्ड देखो, सोफे भी उधार में लेंगे भैया, है ना, एक्वागार्ड लेना है उधार में ले रहे, समझ रहे हो, ये सब हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में क्रेडिट ज्यादा है। तो ये बस ये कह रहे कि भैया अगर बैंक रेट ज्यादा हो जाएगा तो बैंकों को महंगा, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो किसको महंगा पड़ेगा, बैंकों को, और बैंकों को अगर महंगा पड़ेगा तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं है ना, तो वो पैसे तुम्हें ज्यादा दे ही नहीं पाएंगे, और दे पाएंगे तो भैया इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। फिर लोग भी क्या करेंगे, हर छोटी मोटी चीज जो उधार में ले लेते वो भी उधार में लेना बंद कर देंगे, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा मार्केट में, कम हो जाएगा। दिस इज कॉल कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट कर दिया है। तो क्या बैंक रेट समझ में आ रहा है, इन्फ्लेशन में भी बात आएगी। इम्पैक्ट ऑन दी पब्लिक, क्या बैंकर्स गिव, बहुत कम लोन देंगे, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, तुम लोग के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। पब्लिक क्या करेंगे, लेस बोरो करेंगे, लेस खर्चा करेंगे। क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है ना। फिजूल खर्ची जो कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे ना। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो देखो अब बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन बताया, तुम्हारी बुक में आ जाओ, पढ़ते हैं। अब तुम्हें अच्छा खासा कंटेंट मिला। देखो अब जब तुम लोग मुझे बता रहे थे, जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या जानते हो बैंक रेट के बारे में, है ना, कोई मीनिंग बता रहा था, कोई इसका इम्पैक्ट बता रहा था, ठीक है, कोई इसके इफेक्ट बता रहा था, आप इसे हेडिंग क्यों नहीं दे देते। सबसे पहले मीनिंग बैंक रेट का, फिर आप क्या बताओगे कि भाई इसके लॉन्ग टर्म के लिए मतलब किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, इससे होने वाले इम्पैक्ट क्या है, सबको अगर तुम सब हेडिंग देंगे तो तुम खुद सोचो, तुम लोग खुद सोचो कि आंसर कितना स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारी बुक
का प्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या लिखा है, आ जाओ। बैंक रेट एक रेट होता है जो आरबीआई क्या करता है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ दी कमर्शियल बैंक। अब इन्होंने पूरा बता दिया कि भैया बैंकिंग सिस्टम में कौन कौन आता है, कमर्शियल बैंक पूरी लिस्ट दे दी कौन कौन आता है। सबसे पहले कमर्शियल, फिर क्या बोल दिया कोऑपरेटिव, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, फिर क्या बोल दिया आईएफसी, फिर क्या बोल दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, ठीक है, अदर अप्रूव फाइनेंशियल, मतलब लिस्ट दे दी। ये बीच में प्रेजेंटेशन सही है क्या इनका, बताना चाहिए ना पहले बैंक रेट क्या है। तो बैंक रेट एक रेट है जो कि एक तरीके से आरबीआई चार्ज करता है, इन बैंकों में करता है, बैंकों की लिस्ट दे दी उन्होंने, ठीक है। कंटिन्यू। इंक्रीज इन द बैंक रेट increase the cost of borrowing by the commercial bank which result reduction of the credit volume to the bank। ये मैंने बस अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया कि भैया क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू। हेंस डिक्लाइन इन दी मनी सप्लाई, ठीक है। इंक्रीज बैंक रेट मींस क्या कर रहे हैं, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग कर रहा है, ठीक है। बस मैंने ये अच्छे प्रेजेंटेशन में तुम्हें बताया, सबसे पहले स्पेसिफिक बताया बैंक रेट का मतलब, फिर मैंने आपको हेडिंग बताया कि भैया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर हमने देखा कि भैया इम्पैक्ट जो पब्लिक में पड़ रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है। अब तुम ही मुझे बताओ तुम्हें कौन सा प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसा मॉड्यूल में है एकदम वैसा एग्जाम में नहीं लिखना होता है, अपना भी तो दिमाग लगाना है, उसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ट्राई करो, हेडिंग्स दे दो, सब हेडिंग्स दे दो और फिर लिखो, फिर देखो देखना कितना अच्छा आंसर उभर के निकलेगा, ठीक है। कि भैया ये मीनिंग है, ये इंक्रीज है तो इम्पैक्ट ऑन दी पब्लिक वगैरह वगैरह। डन। चलो अब इन्होंने पूरी लिस्ट बतानी चालू कर दी, वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी। बोरिंग ही इनका प्रेजेंटेशन है लेकिन है कंटेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, रेपो रेट बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है, देखते कितने पॉइंट इकट्ठा करते हो और थोड़ा अच्छे हेडिंग वाइज बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। रेपो रेट क्या होता है, कौन किससे लोन ले रहा है, कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है किससे, आरबीआई से, मीनिंग बता दिया। चलो अब क्या बताओगे, ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसा है क्या, इजी कर देता है क्या। तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों फॉर्म में हो सकता है। गुड, समझ रहे हो ना, हेडिंग्स बनाओ ना। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पॉइंट्स, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आ गए पॉइंट्स। अदरवाइज ब्लैंक हो जा रहे हो। अब वो भी देखो सब ग्रुप में हो तो एक एक किसी के दिमाग में आ रहा है, किसी के दिमाग में आ रहा है। मैं तुम्हें सोलली सिखा रही हूँ कि बच्चों कैसे करना है, मीनिंग बताओ और फिर लिखो हेडिंग, क्या भैया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो एग्जाम्पल लिखो। अब तुम्हारे बुक में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं दे रखा है, बस उन्होंने ये सारी बातें जो तुम बोल रहे हो उसको बस लिख दिया और बस पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है। तुम क्या पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, बिल्कुल नहीं, पॉइंट वाइज पॉइंट बनाने का ट्राई किया है, क्या है आ जाओ। रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम दी आरबीआई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट लिखा। दूसरा क्या लिखा है, रिडक्शन अगर होता है रेपो रेट हेल्प द कमर्शियल बैंक टू गेट मनी एट द चीपर रेट, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ये सब तुम जानते हो, देखो यहाँ पे कुछ भी तुम्हें इतना ज्यादा नहीं बता पा रहे जो तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें पता सब कुछ है, बस हम क्यों पढ़ रहे हो, एग्जाम में लिख सके, क्योंकि एग्जाम में लिखना दिक्कत है। ये मैं समझा नहीं रही हूँ, ये तुम्हें ऑलरेडी बनता है। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट एक रेट होता है जो कमर्शियल बैंक है ना एज अ बोरो करता है फ्रॉम द आरबीआई। फिर क्या लिखा है, अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा लेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इंक्रीज होगा, डिस्करेज कर रहा है कमर्शियल बैंक को, भैया ना लो तुम, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो गया है, ये तीसरा पॉइंट बोल सकती हो ये, ठीक है। चौथा पॉइंट, डिस्करेज द पब्लिक टू बोरो मनी, एक तरीके से पूरी जनता को मना कर रहे हैं, ठीक है। अब बस मैंने इसका थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन तुम्हें दे दिया, कि मैंने तुम्हें थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया, रेपो रेट, रेपो रेट का पहले मीनिंग बता दिया हाईलाइट करके कि भैया कमर्शियल बैंक बोरो करता है मनी फ्रॉम द आरबीआई। फिर एक हेडिंग बना दी, रेपो रेट अगर कम होता है तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ता है तो क्या होगा, उसके इफेक्ट बता दिए, ठीक है। अब क्या बताया बताओ, बैंक अगर कम होता है तो क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा, ठीक है। बैंक ज्यादा से ज्यादा उधार देगा, है ना, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, ठीक ऑपोजिट। अब मुझे बताओ लिखने वाला कंटेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ज्यादा लिख पा रहे हो, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई बिकम कॉस्टली, गुड, ठीक है, सब कुछ ऑपोजिट कर दिया। अब लिखने वाला कंटेंट अच्छा खासा मिल गया तुम्हें, लेकिन विद सब हेडिंग्स, विद सब हेडिंग, और हो सके तो एग्जाम्पल दे दिया, भैया पहले 6.5 था हमने कम कर दिया 6%, तो क्या होगा, सेम वही बात है, बैंक बोरो चीपर फ्रॉम द आरबीआई,
ठीक है, होम लोन इंटरेस्ट फॉल, पीपल बोरो मोर, स्पेंडिंग इंक्रीजेस। समझ में आ रही है बातें? एग्जाम्पल दे दोगे तो और बेटर हो जाएगा। रेपो रेट समझ में आया? ठीक है, तो चलो बोरिंग प्रेजेंटेशन तुम पढ़ोगे, मैं इंटरेस्टिंग बस प्रेजेंटेशन में तुम्हें पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी बुक में बताओ क्या लिखा है, तुम लोग क्या जानते हो जरा बताओ, और इस प्रेजेंटेशन का ख्याल रखो। तो तुम लोगों ने मीनिंग बता दिया, मीनिंग बता दिया, अब दूसरी हेडिंग क्या बता दोगे? इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, और एग्जाम्पल बता दिया। बस बढ़िया। अब तुम्हारी बुक में तो जानते हो क्या प्रेजेंटेशन है, पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ये एक परसेंट डिपॉजिट करता है दैट बैंक मस्ट कीप इन कैश विद दी आरबीआई। क्या है कैश रिजर्व रेशियो? बैंक कैश किसके पास डिपॉजिट करता है? आरबीआई के पास। आरबीआई ने इसे कम किया तो क्या होगा, आरबीआई ने इसे बढ़ा दिया तो क्या होगा? कम किया तो क्या होगा? बैंक हैव ज्यादा उसके पास पैसा होगा उधार देने के लिए। इंडस्ट्री भी भैया ज्यादा उधार क्यों, सब तो उधार में ही चल रहे हैं ना। ठीक है, चलो। बढ़ा दिया तो क्या होगा? ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, बैंकों के पास लोन कम बचा है, मतलब पैसा कम बचा है तो लोन भी कम देंगे। ठीक है, जैसे ही बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, लोग थोड़ा खर्चे पकड़ लेते हैं अपने कि भैया नहीं नहीं खर्चा नहीं करना, मिल रहा है तो भैया ले लो ना। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट है तो ज्यादा लेंगे ना, ऐसे ही होता है ना। खरीदने एक आए थे लेकिन उन्होंने बोला बाय वन और गेट वन, 1 2 3 4 कितनी फ्री करने लगे आजकल तो भाई हम तो 500 का खर्चा करने आए थे, लेकिन उन्होंने बोला 1000 में ना आपको इतना मिल जाएगा, तो 500 और खर्चा कर कर आएंगे। स्कीम है ना वैसे। ठीक है, तो इसीलिए हटा दो, ज्यादा सही है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या है, मैं नहीं दिखाऊंगी, पहले तुम बताओ क्या जानते हो। अब दिमाग में पैटर्न सेट हो गया, पहले बताएंगे मीनिंग। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक अपने पास रखेगा ये। अब वो कैश का फॉर्म हो सकता है, गोल्ड का फॉर्म हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फॉर्म हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, मैं बैंक हूं, बैंक अपने पास संभाल के रखेगा कुछ एक परसेंट। ठीक है, अब वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर आरबीआई ने इसे कम कर दिया, बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी। अगर आरबीआई ने इसे बढ़ा दिया तो मुझे अपने पास ज्यादा पैसा संभाल के रखना पड़ेगा, मैं उधार नहीं दे सकती ज्यादा। ठीक है, लॉक हो जाएगा पैसा, कम उधार दूंगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता दोगे, दिमाग में हेडिंग सेट हो गई है, कल को बस पैराग्राफ मुझे आंसर दिखा, क्या कर सकती हूँ बच्चे, जीरो दूंगी और क्या। ठीक है, पैराग्राफ दिखा जीरो चिपका दूंगी सीधा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है तुम लोग बताओ पहले। बैंक देता है आरबीआई को, सही बोलना चाहते, वेरी गुड। आरबीआई ने आरबीआई ने बैंकों से उधार ले लिया। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेट एट विच क्या कर रहा है आरबीआई, बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स। चलो, बढ़ गया या कम हो गया? बैंक पार्क, पार्क मतलब पार्किंग, पार्किंग वाला पार्क है, वही है, सच है ये, है ना। पार्क किया जा रहा है, पैसा पार्क किया जा रहा है, रख दिया जा रहा है, लेकिन वो बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो, बैंक पार्क कर रहा है मनी किसके पास, आरबीआई के पास। ठीक है, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गया। ठीक है, बैंक प्रेफर क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो ऑपोजिट मनी सप्लाई ज्यादा। ठीक है, विद एग्जांपल, चार कंसेप्ट पढ़े, पुरानी बुक में चार ही थे चमनदीप, उसके बाद है ना न्यू बुक में ज्यादा है। चलो चार कंसेप्ट फटाफट, पहला क्या पढ़ा, रेपो रेट, बैंक रेट के अंदर पढ़ रहे, बैंक रेट के अंदर सारे है, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिवर्स रेपो रेट, डन। ठीक है, यहां तक तो सुना था। नेक्स्ट नाम मुझे बताओ, सुना है क्या? सुना है, अब यहां से नया है। ठीक है, यहां से जो नया है वो है नहीं। चलो ये चार कंसेप्ट क्लियर, पहले बता दो। देखो ये कहीं ना कहीं सुने थे तो इसलिए प्रेजेंटेशन में मैं ज्यादा ध्यान दे रही थी, कंसेप्ट में नहीं। ठीक है, कंसेप्ट ऑलरेडी तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, समझेंगे।
क्या लिखा है बताओ? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDF। ठीक है, समझना, यहां पर बैंक हैज एक्स्ट्रा मनी है। ठीक है, बैंक हैज एक्स्ट्रा मनी, बैंक कीप्स इट विथ जो पैसा, जो पैसा, ध्यान देना, बैंकों के पास क्या है, पैसा एक्स्ट्रा है, वो किसके पास दे रहा है? RBI के पास, लेकिन बस एक रात के लिए। और RBI इसके बदले में क्या देगी? इंटरेस्ट भी देगी। होता है भाई, बहुत होता है, मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। एग्जाम्पल, बैंक के पास, स्टॉक मार्केट में डील करना चालू कर दो, सब पता चल जाएगा। सेकंड, विद इन सेकंड सेकंड में ऐसे ऐसे खेल हो जाता है ना। यहाँ तो भाई एक्चुअल में शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, या तो ये लोग ले रहे होते, उनको जरूरत होती है, या फिर उनको लग रहा है कि भाई हम इंटरेस्ट ही कमा ले तो अच्छा है। जैसे कि एग्जाम्पल आ जाओ, इंस्टेड ऑफ कीपिंग, पैसा रखा है बैंक के पास और बैंक कह रहा है अभी मेरा इसका कोई यूज नहीं है, कोई मुझसे उधार लेने भी नहीं आ रहा है, उधार लेने आएगा तो मैं इंटरेस्ट रेट दे। रुक तो जा, पहले एग्जाम्पल तो समझ, है ना, रुक जाओ। ठीक है, अब मैं क्योंकि मेरे पास बैंक के पास बहुत पैसा और रखा है बस, भाई खाली पड़ा रहेगा, सही है क्या? इससे अच्छा भैया RBI को दो, बदले में कुछ इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, घर पे अगर ऐसे ही कैश रखा है तो रखा रखा, है ना, मम्मा लोग जो छुपा लेती हैं और लाखों के पैसे इकट्ठा कर लेती है मम्मा लोग, है ना, पापा से चोरी छुपे, वो रखा रखा बढ़ना है क्या? अनटिल अनलेस मम्मा ने गोल्ड ना खरीदा हो, है ना। वो बढ़ा देंगे गोल्ड के थ्रू, लेकिन मैं कह रही हूँ बस कैश रखा है, बढ़ रहा है क्या? नहीं, इससे अच्छा बैंक में रख लो, 4% 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। कुछ बहुत अच्छी डील मिली कि भैया जमीन खरीद लिया, गोल्ड खरीद, बात अलग है, दुगना बढ़ जाते हैं रेट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि फॉर द टाइम बिंग बैंक को दे दोगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा ना काफी कुछ। तो ऐसे ही बैंक है, बैंक कह रहा है मेरा पैसा करोड़ों का रखा हुआ है, ठीक है, अभी मुझे इसका कोई यूज नहीं है, तो जब तक नहीं है तब तक के लिए ये मैं किसके पास पार्क कर दूं, किसको दे दूं? RBI को दे दूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज रखा है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग, ठीक है, खाली, बैंक गिव इट टू RBI, RBI रिटर्न कर देगी नेक्स्ट डे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। वो इंटरेस्ट कमाने के लिए ये सब हो रहा है, एक नाइट का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब बताओ क्या डाउट है? यस, RBI उसका भी इंटरेस्ट देती है, खाली रखने से अच्छा इंटरेस्ट कमा लो, और इंटरेस्ट बहुत होता है। हाँ, गवर्नमेंट के बहुत अंदर के सेटलमेंट होते हैं, RBI गवर्नमेंट ही है ना, गवर्नमेंट को कहाँ से क्या क्या उधार, भाई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं उनके, समझ में आ रहा है? सारे 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 सारे। देखो अभी यहाँ पे हम व्हाइट की बात कर रहे हैं ना, ब्लैक की बात नहीं कर रहे। हाँ, 24 आवर्स की बात हो रही है, ठीक है, 24 मतलब जिसमें 1 नाइट इंक्लूड होती है। 24 आवर्स, ऐसे नहीं कि सुबह ले लिया, ठीक है, तो वो एक नाइट बस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक नाइट इन्वॉल्व होती है। डन, कंसेप्ट क्लियर है? ये क्या था? ये नया है तुम लोग के लिए, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, हमने 1 नाइट एक तरीके से क्या कर दिया है, उनको दे दिया है, जो कि इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। नेक्स्ट, क्या लिखा है? स्टैंडिंग फैसिलिटी है, लेकिन क्या है? मार्जिनल। ठीक है, बैंक हैज शॉर्टेज, अभी बैंक के पास ज्यादा पैसा था, ठीक है, अब भैया कमी हो गई है, इतने आ गए हैं लोन लेने वाले और हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, तो भैया आ जाएगा, हमें हमारा पैसा कहीं और से आ जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग RBI से ले लिया। बैंक बोरो फ्रॉम द RBI फॉर दी 1 नाइट। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर सुना होगा ना, यार कल सुबह तक मेरा पैसा आएगा लेकिन मुझे अभी पेमेंट करनी थी, इसके लिए आप मुझे दे दो, लेकिन जैसे ही कल पैसा आएगा मैं दे दूंगा। तो ऐसे ही बैंक को अब शॉर्टेज हो गई है, तो बैंक पे RBI को क्या? हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कस्टमर ने बहुत ज्यादा कैश विड्रॉ कर लिया, है ना, बैंक में गए, लाखों लाखों के ट्रांजेक्शन कर डाले, ठीक है, बैंक हैज नो मनी लेफ्ट, बचा ही नहीं है कुछ, बैंक अर्जेंटली बोरो करता है RBI से, बैंक पे करता है इसके लिए अच्छा खासा पैसा। दोनों में डिफरेंस समझ में आए? पैसा वहां रख रहे हैं तो नाम क्या था, वहां से ले रहे हैं एक नाइट के लिए, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज तुम्हारी उससे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा क्या लिखा है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, आ जाओ, RBI कंट्रोल मनी, मनी का जो प्रॉपर है ना फ्लो है, उसे कंट्रोल करने के लिए ये यूज किया जाता है। चलो, मार्केट में क्या है? बहुत पैसा है,
तो आरबीआई निकाल लेगी। मार्केट में कम पैसा है तो आरबीआई डाल देगी पैसा। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ बैंक हैव टू मच कैश, कैसे करता है ये आरबीआई? बहुत पैसा है बैंकों के पास तभी तो बांट रहा है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, बहुत पैसा है ना, इनसे ले लेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, वो भी है, ऑप्शन है वो भी। अभी आखिरी में उन्होंने यही बोला है, सारे ऑप्शन वो यूज करते हैं। ठीक है, सारे तरीके। या फिर बैंक के पास कैश की कमी है तो क्या करेगा, रेपो भी यूज कर सकता है, और क्या ये भी जो पड़ा, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी भी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सेम यहाँ पे भी ऐसे स्लैश कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, है ना, देन एस स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो, उनको कम ज्यादा कर देगा। तो कुल मिलाकर सीन क्या है, लिक्विडिटी नाम देखो, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एडजस्ट किया जा रहा है। मार्केट में लिक्विडिटी हाई है तो निकाल लेगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो भैया दे देगा। क्लैरिटी है? तीन नाम समझ में आ गया। पहला, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या लिखा है, क्या लिखा है फुल फॉर्म एलएएफ का? मतलब अभी हम यही कह रहे हैं, और ये क्या लिखा है, कॉरिडोर, एक तरीके से रेंज बोल रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं। सेम यही समझा रहे हैं, लेकिन उसको क्या बोला गया, कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब कि रेंज, इसी का ही पूरा, है ना, और इलेबोरेशन है। आ जाओ, मतलब रेंज विद इन दी ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट मूव। ये आपको बता रहा है कि रात भर में जो आप पैसे इधर उधर कर रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसका एक रेंज फिक्स कर दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने क्या, इसमें क्या क्या आएगा, फ्लोर, मिडिल और सीलिंग। फ्लोर मतलब होता है मिनिमम, फ्लोर प्राइस मतलब क्या होगा, मिनिमम। सीलिंग मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। और मिडिल मतलब बीच का। ठीक है, एग्जाम्पल समझो पहले। अभी उन्होंने बोला रेपो रेट फॉर एग्जाम्पल कितना है, 6.50। तो एसडीएफ, ये फ्लोर और सीलिंग तो समझ में आता है। ठीक है, फ्लोर अभी बताया मैंने और सीलिंग बताया। ठीक है, चलो एसडीएफ का फुल फॉर्म बताओ। इसमें क्या हो रहा था, पैसा आरबीआई को दिया जा रहा था, तो इन्होंने कहा कि भैया मिनिमम कितना हो गया, 6.25। ठीक है, मैक्सिमम एमसीएफ का क्या था, मार्जिनल, पैसा ले रहे हैं वहां से, शॉर्टेज है तो। ठीक है, तो ये कितना दे दिया, 6.75। रेपो उन्होंने क्या बोल दिया, 6.50। कुल मिला के बस ये बोल रहे ओवरनाइट जो रेट होगा ना, वो इन्हीं रेंज में रहेगा। वो ये कॉरिडोर जो समझाना चाह रहे, वो कह रहे कि भैया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी है, जो ये लिक्विडिटी हमें मेंटेन करनी है, तो उसके लिए हमने बस एक रेंज फिक्स कर दिया है, मिनिमम, मैक्सिमम और मिडिल कैप लगा दिया, दैट्स इट। तो इसी को ये कह रहे फ्लोर में क्या आ गया, फ्लोर में क्या आ गया, सॉरी, फ्लोर में क्या आ गया, एसडीएफ आ गया, मिडिल में रेपो आ गया, सीलिंग में एमसीएफ। क्या थोड़ा ये टेक्निकल है, लेकिन बताओ समझ में आया? अब हमने टोटल 8 पॉइंट पढ़े, पढ़ क्या रहे हम, फटाफट हेडिंग बताओ मुझे, बताओ क्या बैंक रेट समझ में आए? अब बैंक रेट वो रेट्स होते हैं जो आरबीआई किनसे लेता है, बैंकों से लेता है। इसीलिए मैंने इसे क्या बोला, रेट, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर दी बैंक्स फ्रॉम दी आरबीआई। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोला बहुत अलग अलग टाइप की, क्या है, बहुत अलग अलग टाइप की वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट पॉलिसी में ये रेट यूज किए जाते हैं। सबसे पहला रेपो रेट समझ में आया, ये हमने पढ़ भी लिया, ये खुद से पढ़ लोगे, मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में तुम्हें पढ़वा दिया। ठीक है, स्टेटरी और रिजर्व यहां तक आप खुद पढ़ लोगे, क्योंकि लैंग्वेज एकदम सिंपल और अच्छे प्रेजेंटेशन में हमने देख भी लिया, और कंसेप्ट आपके क्लियर भी है। यहां से कुछ नया था तो ये लैंग्वेज मैं आपको रीड करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट पहले बताते चलोगे। पहला हमने क्या पढ़ा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। इसमें क्या हो रहा था, कमर्शियल बैंक क्या कर रहे थे, वन नाइट के लिए आरबीआई के पास रख रहे थे और बदले में उनसे इंटरेस्ट रेट के साथ ले रहे थे। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या हो रहा था, आरबीआई से ले रहा था बैंक शॉर्टेज होने पे। ठीक है, चलो पढ़ेंगे सबसे पहले स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। ये एक रेट होता है एट विच आरबीआई एक्सेप्ट करता है, क्या लिखा है, कोलेटरल मतलब क्या होता है, कुछ गिरवी रखना, अनकोलेटरल मतलब क्या, कुछ गिरवी नहीं, बैंक का पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, सेफ ही है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कोई कोलेटरल वोलेटरल नहीं, ठीक है, कुछ भी हम गिरवी नहीं रखेंगे, ओवरनाइट बेसिस, ओवरनाइट बेसिस में रखा जाता है। ठीक है, फ्रॉम ऑल, क्या लिखा है, अब अगर मैं पहले ये समझाती तो समझ में आता है, एलएफ, एलएफ क्या था, ये है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें उन्होंने कहा कि ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की तरह यूज किया जाता है।
अब इन्होंने बोल दिया एसडीएफ इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल, ये एक स्टेबिलिटी टूल है। आरबीआई को लग रहा है मार्केट में क्या है, पैसा बहुत ज्यादा है, ले लो भैया बैंकों से, तुम्हारे इसमें पड़ा ही है, तुमने किसी को उधार तो दिया नहीं, प्लीज आ जाओ और हम बदले में इंटरेस्ट रेट भी देंगे। और बोल रहा है आरबीआई बोल रहा है मुझे जरूरत है मैं कहीं और यूज करूंगा, ठीक है। एडिशन टू दी रेट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट द एसडीएफ रेट इज प्लेस, इन्होंने कहा 25 बेस पॉइंट बिलो द पॉलिसी रेपो रेट। इन्होंने ये कहा कि भैया जो रेपो रेट है, क्या है आपका रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है बताओ जरा। वो रेट जो आरबीआई के पास है ना रखने लेने पर दिया जाता है। इन्होंने बस ये बोला कि ये जो रेट होता है प्लेस किया जाएगा एट दी 25 बेस पॉइंट जो होगा उससे बिलो होगा, मतलब कि जो भी आपका रेपो रेट होगा उससे थोड़ा सा कम होगा। ये बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल बता रहे हैं। विथ इंट्रोडक्शन ऑफ द एसडीएफ कब आया, 2002 में आया है, नया ही आया है, बहुत ज्यादा पुराना 2022 में ही आया है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए न्यू बुक में एड ऑन है और पुराने बुक में नहीं है। ये जो रेट है वो रिप्लेस करता है फिक्स रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ दी, जो ये इन्होंने टर्म बोला ये अब समझ में आ रहा है, जो उन्होंने फिक्स कर रखा है उसको रिप्लेस कर करा है, क्लैरिटी है। नेक्स्ट मार्जिनल का मेन कंसेप्ट देखो, तुमको पहले अपना सिंपल मीनिंग ही समझाना है जो मैंने आपको समझाया है, फिर थोड़ा इनका टेक्निकल लैंग्वेज लिखोगे, ठीक है। सेकंड आ जाओ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मेन कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या है मेन कंसेप्ट बताओ। बैंक को शॉर्टेज होगी तो आरबीआई से ले लेगा, ठीक है। आ जाओ, द पेनल रेट एट विच द बैंक कैन बोरो, क्या लिखा है, ओवरनाइट बेसिस, ठीक है, फ्रॉम द आरबीआई बाय डिपिंग इनटू देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक लिक्विडिटी मेंटेन करके रखेगा अपने पास कैश, तो जो अपने पास वो मेंटेन करके रखेगा उसके उसको लग रहा है भैया नहीं है पैसा तो इतना बचे नहीं, काम करता शॉर्टेज हो रही है आरबीआई से उठा लूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। मुझे 100 करोड़ मेंटेन करके रखना था, नहीं है मेरे पास, मुझे ये तो स्टैट्यूटरी लिमिट है फॉलो तो करनी पड़ेगी, शॉर्टेज हो गई आरबीआई से उठा लिया, उसे किस रेट में उठाया, दैट वाज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। समझ में आया, संस्कृति समझ में आ गया। चलो, पोर्टफोलियो अप टू अ प्री डिफाइंड लिमिट, अब इन्होंने कहा कि प्री डिफाइंड लिमिट है 2%, अब ये तुम्हें बता रही कि भैया 2% रेट बता रहे हैं आपको, ठीक है। दिस प्रोवाइड सेफ्टी वैल्यू अगेंस्ट दी, क्या लिखा है, एंटिसिपेटेड मतलब क्या होता है, डिसाइडेड, अनएंटिसिपेटेड बोल दिया, ठीक है। चलो, टू द बैंकिंग सिस्टम एमएसएफ रेट इज प्लेस, वही सेम जो रेपो रेट होता है उससे बिलो रहता है 25, ठीक है। चलो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या समझ में आया था, मार्केट में खुद आरबीआई लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग है ना एडजस्टमेंट करता रहता है, ठीक है। रेफर दी आरबीआई ऑफ, सीएस बनना है तो मॉड्यूल से तो पढ़ना ही पड़ेगा। सीएस दुनिया देता है तीनों लेवल फ्रॉम दी ओनली मॉड्यूल। ऑपरेशन थ्रू विच क्या करेगा, या तो पैसा इंजेक्ट करेगा या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लिक्विडिटी इनटू फ्रॉम द बैंकिंग इनकंसिस्ट द ओवरनाइट एज वेल एज देम रेपो रिवर्स सब यूज करेगा, ये सारे नाम दे दे। अपार्ट फ्रॉम द एलपीएफ इंस्ट्रूमेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंक्लूड दी ओवरराइट ओपन मार्केट पार्टिसिपेशन, ये उन्होंने कहा ये सारी चीजों में जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं मार्केट देखकर वो इंजेक्ट और एब्जॉर्ब करता है। कंसेप्ट क्लियर है, पहले बताओ। लास्ट वन आप रीड करोगे और मुझे बताओ। कॉरिडोर का मतलब मैंने बता दिया, रेंज, ठीक है। क्लैरिटी है। चलो, तो ये कॉरिडोर होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट अपर, ठीक है, सीलिंग स्टैंडिंग डिपॉजिटी लोअर बॉन्ड विद द पॉलिसी रेपो रेट इज मिडल, तो कुछ नहीं, ये इसी का ही इन्होंने कहा एक रेंज बता दी। तो ये चार चीजें आपके लिए नहीं थी, जो चीज न्यू है ऑटोमेटिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर है। मेन हेडिंग क्या पढ़े थे, क्या स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करने वाली पॉलिसीज, हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ रहे थे जिसके अंदर ये सारी पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, ये ये है तुम्हारा मेन हेडिंग। हम पढ़ रहे इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसी ऑन दी स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या इनका इफेक्ट पड़ता है, हाँ, पहला फेड पॉलिसी से पड़ता है, दूसरा बैंक रेट ऊपर नीचे हो जाए तो पड़ता है ना इसका रेपो रेट, ये हो गया, आए दिन न्यूज में सुनते रहते हो भैया आरबीआई के जनरल ने ये बोल दिया वो बोल दिया, है ना। तो भैया अब क्या होगा, स्टॉक मार्केट में इफेक्ट, तो स्टॉक मार्केट में इसका इफेक्ट, क्या दो पॉलिसी समझ में आई, ठीक है, एक आरबीआई की और एक फेड पॉलिसी। अब आ जाओ लास्ट वन, क्या लिखा है, इन्फ्लेशन का मतलब, इंडेक्स का मतलब, वेरी गुड,
ये वो इंडेक्स है जिससे सब कुछ बैंक का, कुछ भी रख सकते हैं। बताओ। ओ हो, कंपनी एक्स, मैंने ही पढ़ाया तुम्हें, है ना। बैंक एक कंपनी है, बैंक के नाम पे कुछ नहीं है, जो कंपनी का है। मैंने बोला भैया ये इंस्टीट्यूट ये कंपनी के फॉर्म में बना है सब कुछ। मैं तो तुमको भी रख सकती हूँ गिरवी, मैं स्टूडेंट्स को भी गिरवी रख सकती हूँ ना। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हूँ, मैंने अपनी कंपनी बनाई तो मैं तुमको रख सकती हूँ। तो बैंक किसको रख सकता है? क्लाइंट को, अकाउंट्स को नहीं रख सकता उनके। क्या ये बात समझ में आ रही है? डूब गया। ये आरबीआई ने इतने महान बैंक को क्यों लोन दिया? सब देख दाख के देखा जाता है ना बेटा। ठीक है। नहीं, तुमको इफेक्ट होगा क्या अगर मैंने तुमको गिरवी रख दिया? तुम्हारी फीस जाएगी बेटे, तुम्हारी फीस। तुमको रखा गिरवी, दैट मीन्स तुम्हारी जो फीस होगी वो बैंक को हक है लेने का। इनको तुम्हारे घर में जाके तुम्हें पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, मैंने तुमको गिरवी रखा है, पता चल रहा है क्या तुम लोग को? नहीं पता चल रहा ना। बदला मजदूरी। अरे यार तुम लोग यार कंपनी वाले डाउट पूछ रहे हो यार, ये मुझे तो, मुझे डर लग रहा है, मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है। चलो वापस। मैं आईटेक्स, मैं हूं कंपनी। कंपनी कंपनी के नाम, ये टीवी किसके नाम है? मेरे नाम है, रॉकी सर के नाम है, अभिषेक सर के नाम है। कंपनी के नाम है, हाईटेक के नाम है। ये प्रोजेक्टर, ये टीवी सिस्टम सब, ये बेंच बेंच और ये स्टूडेंट्स भी। मैंने बोला भैया गिरवी, गिरवी ये बच्चे, बच्चे नहीं होते हैं गिरवी, इनकी फीस गिरवी होती है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो तुमसे फीस, फॉर एग्जाम्पल विधि ने और भाविका ने और संस्कृति ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, फीस नहीं दिया। ठीक है। तो बैंक आके इनसे अब लेगा ना, जिन्होंने दिया है वो दे दिया। अब बैंक का हक है, अब मेरा हक तो नहीं है। देखो पहले तो मेरा हक है इनके घर पे जाके मुझे लेना है, लेकिन मैंने तो गिरवी रख दिया ना तुमको। एनपीए याद करो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। अब वो आके तुमसे वसूलेंगे, वो तुम्हारे घर आ जाएंगे जिन्होंने फीस नहीं दी। जिन्होंने दे दी उनका दरवाजा नहीं खटखटाया जाए कि खोलो 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 और फीस चाहिए थी। ऐसे नहीं होता है। सेम विद बैंक। बैंक के नाम पर पूरी प्रॉपर्टीज होंगी, बैंक के नाम पे इतना जो कैश है, वो जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये सब क्या है, सब बैंक के नाम पे होगा, जो करोड़ों है। ठीक है। डेटर, बैंक को जिस जिस से लोन लेना है वो सब क्या हो जाएंगे? गिरवी हो जाएंगे। मुझे जिन जिन से फीस लेना तो तुम भी गिरवी हो गए थे ना, वैसे ही बैंक का। समझ में आ गया बेटा? ऐसे डाउट मत पूछो यार, नहीं वैसे पूछ लो, कंसेप्ट कभी तो क्लियर होंगे। ठीक है। चलो वापस आए। इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात हो रही है। इंडेक्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इंडेक्स एक तरीके से आपको डेटा बताता है। ठीक है। यहाँ किस डेटा की बात हो रही है? फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो रही है। अब थोड़ा समझो। तुम्हें लगता है दीदी बहुत महंगाई है, लगता है ना ऐसा? ये पता कैसे चल रहा है तुम लोगों को? न्यूज वाले बोल रहे हैं इसलिए पता चल रहा है ना तुम लोगों को। नहीं तो वही, हमारा तो खुद का कोई दिमाग है नहीं, हमें न्यूज वाले बताते। पास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं ना, दादा दादी बताते होंगे हमारे जमाने में, है ना। महंगाई। अभी पॉकेट मनी कितनी मिलती है? मिलती ही नहीं है। तो ज्यादा एडवांटेज है तुम लोग के पास, पता है, क्योंकि कभी भी मांग लेते हैं, है ना। फेयरवेल पार्टी दे दो, है ना। आज बर्थडे है भैया, 10,000 दे दो घूमने जाने, है ना। यही हो गया है आजकल। 10,000 मांग रहे हो तुम लोग, नहीं पार्टी के लिए? कितना मांगते बताओ? ठीक है आएंगे, उस मैटर को भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। पहले बताओ। अरे आ जाना भाई। बताओ कितनी पॉकेट मनी मिलती है? मिलती ही नहीं। ऐसे खर्चे अगर मांग लो तो कितना मिल जाएगा? ऐसे 5,000 तो मिल जाएंगे ना। तो मैं बस देख रही थी महंगाई कितनी आ गई है, बहुत महंगाई है बच्चे, है ना। मेरे जमाने में, मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, है ना। मेरे जमाने में हमारी पॉकेट मनी क्या हुआ करती थी, अब मिल ही नहीं रही है। देखो कितना बदल गया जमाना। जब चाहे तुम पैसे मांग सकते हो। ठीक है। तुम्हारा भी जमाना, अभी है तुम लोग का जमाना। जमाना बदलो। आ जाओ। इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे उन्होंने कहा हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, समझेंगे हम। ठीक है। यहाँ इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन इंडेक्स एक तरीके से एक इकोनॉमिक टूल है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है कि नहीं।
तो दो फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छी बात ये कि यहाँ पे कोई तुम्हारे पास प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है ना, कोई प्रैक्टिकल कैलकुलेशन नहीं करने को आएगी एग्जाम में, थ्योरेटिकल चीजें आती है। इन्फ्लेशन, यहाँ पे इंडेक्सेस की बात हो रही है, इंडिया का बताया और यूनाइटेड स्टेट का। इंडिया में इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई से। बचपन में 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से मैं ही पूछूंगी, ठीक है, जो जवाब नहीं दे पाएगा उनकी पिटाई होगी, ठीक है। दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। नहीं पूछ रहे, मत टेंशन लो यार, है ना, बोलेंगे दीदी यार अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। चलो, इंडिया में दो तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। एक क्या है सीपीआई, फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दूसरा क्या लिखा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। यूएस में बोला उन्होंने एक सीपीआई होता है सेम इंडिया की तरह, और एक क्या होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये भी पढ़ा है, ठीक है। अब कुल मिलाकर कुछ नहीं, यहाँ पे बस नाम दे रखा है। अब यहाँ पे बताना चालू कर दिया। मैं प्लीज ये सब नहीं पहले बताऊंगी, पहले मैं डिफरेंसेस बताऊंगी, इधर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपने आप वो सारे कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। तो आ जाओ, आपकी बुक ने जो बिल्कुल, है ना, हमेशा डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में कैसे लिखोगे जरा बताओ, बेसिस के बेसिस में लिखोगे, ठीक है। अब मैं बेसिस के बेसिस में तुम्हें बता दूं, बुक में सब कुछ लिखा है सेम, बस मैंने ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। मैं तुमसे एग्जाम में यही एक्सपेक्ट करती हूँ। और किसी ने पलट कर बोला दीदी मॉड्यूल में तो ऐसे ही लिखा था, तो फिर मैं बताऊंगी कि तुमने जो इतनी फोटोज खींची ना, जो गैलरी तुमने जो फुल कर दी है ना, ठीक है, एग्जाम के लिए ही करी थी। आ जाओ, अब नाम से काम समझेंगे, वही इसलिए नोट्स बना लो। कंज्यूमर और होलसेलर समझते, ठीक है, रिटेलर समझते। चलो, होलसेलर के पास सबसे ज्यादा पूरा माल गोदाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बल्क में है इसके पास, ये बेचेगा, किसको बेचेगा, रिटेलर को, ठीक है। तो रिटेलर से जो खरीद रहा है वो कौन होता है, कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है। मेन पर्पस, पहले इन्होंने कहा कि होलसेलर प्राइस इंडेक्स से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल इन्फ्लेशन ट्रेंड पता चलता है हमें हमारी इकोनॉमी का। क्या ये बात समझ में आ रही है, प्रॉपर हमें इकोनॉमी का ट्रेंड पता चलता है कि भैया मार्केट में महंगाई है कि नहीं। ये बोल रहा है कि हम स्पेसिफिक है, इस समय क्या पता चलता है, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड पता चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहां चला गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। समझना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन से प्रोडक्ट को लिया जा रहा है। पुरानी बुक में ज्यादा डिटेल दे रखा था, न्यू बुक में डिटेल हटा दिया। पुरानी बुक में प्रॉपर पूरी लिस्ट दे रखी थी, लिस्ट भी नाम थोड़े बहुत दे रखे थे, नंबर दे दिया था। बोला कि भैया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ना कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन से आइटम्स होंगे, जैसे 400 प्रोडक्ट की लिस्ट दे दी, ठीक है। होलसेलर में बोले 600 प्रोडक्ट की लिस्ट दे दी कि भैया हम इन 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 प्रोडक्ट की बात करिए, पुरानी बुक में दे रखा था, नई बुक में ये सब हटा दिए, बस कंसेप्ट समझा रहे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में बोल दिया हम कंज्यूमर के प्रोडक्ट लेंगे, उसकी प्राइस की एवरेजिंग करेंगे, और इससे हम पता लगाएंगे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं। तो इसका मेन फोकस एरिया क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर, और इनका क्या है, ओवरऑल, क्योंकि होलसेलर में क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट्स है जो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, जो कंज्यूमर यूज नहीं कर रहे हैं उनके अलावा मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर, कोई दूसरे लोग भी तो होते हैं ना, जो इन्हें अपने पर्पस के लिए, अपने बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करे। तो होलसेल में ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये बोल रहा है ये ओवरऑल इन्फ्लेशन बताता है, और ये ओवरऑल नहीं बताता, ये क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर दी कंज्यूमर। पहले दो, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, प्राइस लेवल की बात करें, ये होलसेल प्राइस देखते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइस देखते हैं, क्योंकि होलसेलर तो एक्स फैक्ट्री प्राइस है। और ये क्या बोल रहा है, रिटेल प्राइस देखता है। टैक्स और मार्जिन की बात करेंगे, होलसेल में भी टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं है तो वो उसे कैलकुलेट नहीं करता है। ये क्या बोलता है, इंक्लूड होता है, इसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्ट मार्जिन सब इंक्लूड होता है। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर खरीद रहा है ना, तो टैक्स भी पे कर रहा है ना। होलसेलर तो अभी भैया कहां पर है, गोदाउन में रखा हुआ है, फैक्ट्री में रखा हुआ है, तो इसलिए इसमें ये सारी कैलकुलेशंस नहीं होती। गुड्स कवर, इसमें कौन से गुड्स कवर होंगे, इसमें कहा सारे गुड्स कवर होते हैं, जैसे कि प्राइमरी, फ्यूल, ठीक है, मैन्युफैक्चर इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट, बीच बीच में जो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट को बनाने के लिए बीच का जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो सब इंक्लूड होता है। ये बोलते हैं नहीं, डायरेक्ट कंज्यूमर जो गुड्स यूज कर रहा है, कंज्यूमर जो सर्विसेज यूज कर रहा है, हम उन्हीं की ही कैलकुलेशन करते हैं। हु इज इफेक्ट, यहाँ पे प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चर, पॉलिसी मेकर इफेक्ट होता है, और यहाँ पे कौन होता है, कॉमन पीपल, हाउस होल्ड पीपल्स, ठीक है। डेटा कलेक्शन, किससे डेटा कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे वॉलेंट्री बेसिस में, और उन्होंने बोला जो मार्केट में विजिट कर रहा है, मतलब जो खरीदने आ रहा है, कंज्यूमर खरीदने आया, उससे डेटा पूछा, भैया आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। लेकिन उन्होंने कहा ये तो क्या होता है, वॉलेंट्री, क्योंकि यहाँ पे कोई खरीदने बेचने नहीं जा रही है, तो एक जगह है ना, वहां पे वॉलेंट्री बेसिस में बोला जाएगा कि हम आपसे कुछ डेटा लेना चाहते हैं, क्या आप देने में इंटरेस्टेड हो।
वेटेज बेसिस की बात करें तो नेशनल अकाउंट एंटरप्राइजेस सर्वे, इन्होंने कहा कि ये सर्वे किए जाते हैं, और क्या बोला यहाँ पे उन्होंने, कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर का सर्वे किया जाता है कि भैया आज का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो चुका है, पहले क्या हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल फोन्स की बात करूंगी, पहले घर पे एक फोन होता था और सब लोग के कॉल्स उसी में आते थे। आज की डेट में क्या हो गया, सबके पास एक एक, गलत डेटा है तुम लोग के पास, सबके पास दो दो है, ऐसा कि किसी किसी के पास दो दो है। क्या करता है तनिष दो दो फोन का, पता लगाया जाएगा, है ना। चलो, यूज बाय आरबीआई फॉर अ पॉलिसी, आरबीआई इन्फ्लेशन के लिए किसे यूज करता है, कंज्यूमर को, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग ही तो देख रहा है, ठीक है। बात समझ में आए। अब बस मैंने तुम्हें अच्छे प्रेजेंटेशन बनाया, पहला वाला पॉइंट एक बार फटाफट पढ़ो। देखो ऐसे ऐसे ब्रैकेट बनाते जाना। हाँ, ये पहली जो लाइन है वो किसके लिए बोला जा रहा है, होलसेल के लिए, और फिर दूसरा किसके लिए बताया जा रहा है, कंज्यूमर। तो पूरे 1 2 3 4 5 बस प्रेजेंटेशन का ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। तो एक बार खुद से रीड करेंगे फटाफट, और प्लीज एग्जाम में ना चीजों को प्रेजेंटेबल करो, दैट्स इट। खुद सोचो, एग्जामिनर भी बोर हो जाता होगा, है ना, अजीब सी कॉपी देखकर आपकी, है ना। प्लीज, जितने अभी जो तुम लोग को होमवर्क मिल रहे हैं ना, जो तुम लोग इतना मस्त सुंदर सुंदर कलर कर करके जो नोट्स बना रहे हो, वो अगर मुझे तुम्हारी आंसर कॉपी में नहीं मिला ना, कलर्स मतलब प्रेजेंटेशन, कलर अलाउड नहीं है, नोट्स में भी मत करो, ज्यादा अच्छा है, ताकि पता चले, ठीक है। फिर कॉपी में आंसर कॉपी बस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक ही करो, रीजन बिहाइंड दिस कि बार बार पेन, टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है बस। चलो, ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बच्चों, क्लैरिटी है, बढ़ो आगे, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो जिसने नहीं पढ़ा। साक्षी पढ़ लिया बेटा, गुड। चलो तो वापस से मेन हेडिंग क्या थी, मेन हेडिंग बताओ, सबसे बड़ी हेडिंग, इम्पैक्ट वेरियस पॉलिसी ऑन स्टॉक मार्केट। पहली पॉलिसी फेड पॉलिसी, दूसरा क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, तीसरा इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन तीनों से हमारे स्टॉक मार्केट में इफेक्ट होता है। अब ये यहां पर बस जस्टिफाई कर रहे हैं, एक ही बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सिंस देखो इतनी सारी हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर लो इंटरेस्ट रेट होगा, क्या हो गया, लो इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या होगा जरा बताओ, लो इंटरेस्ट रेट होगा तो बोरिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दिया जाएगा तो एक तरीके से हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं। मेंटेनिंग ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट, प्राइमरी टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकर्स फॉर एनी नेशन, हर देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसलिए यूएस का भी सेंट्रल बैंक ऐसा ही करता है, इंडिया का आरबीआई भी यही करता है, बहुत जरूरी है, ठीक है। फाइनली इन्होंने कहा ये दो इंडेक्सेस है जिनसे कैलकुलेट किया जाता है, और इनसे हम इन्फ्लेशन चेक करके इकोनॉमी को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो वो दो कैलकुलेशन कौन सी हैं जिससे इन्फ्लेशन चेक किया जाता है, कंज्यूमर और ऊपर का ये कंसेप्ट जो रह गया है उसको एक जाओ आ जाओ एक बार फटाफट देखेंगे। होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है ये कौन कैलकुलेट करता है, कुछ नहीं, डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। कैलकुलेट करने वाला कौन है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाम याद कर लेना, कौन कैलकुलेट करता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले वीकली बेसिस कैलकुलेट किया जाता था, आज की डेट में मंथली बेसिस में रिलीज किया जाता है, ठीक है। चलो, बेस ईयर, पुरानी बुक में बेस ईयर अलग है, ठीक है, हाँ बहुत पुराना दे रखा है, यहाँ 11 12 कर दिया है, ठीक है। बोला करंटली ये चलेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बोला, देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो कंज्यूमर की प्राइसेस की बात हो रही है। इन्होंने कहा कि इसको हम ना फोर फोर पार्ट में डिवाइड करें। एक हम कौन से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, फिर क्या बोल दिया, एग्रीकल्चर लेबरर्स, देन रूरल लेबरर्स, देन अर्बन
रूरल कंबाइन, ठीक है। अब इनका स्टार्टिंग के 3 है जो, वो कौन करता है? लेबर ब्यूरो करता है, ठीक है। फोर्थ वाला 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन ये करते हैं? लेबर ब्यूरो करते हैं, ठीक है। जो फोर्थ वाला है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है, ठीक है। फिर आरबीआई जो है कंबाइन करके इसे रिलीज करता है इन्फ्लेशन पर्पस के लिए, चेक करने के लिए, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, जो भी हमने डिफरेंसेस में भी देखा। आरबीआई किसे यूज करता है? आरबीआई कौन सा? सीपीआई की डब्ल्यूपीआई? सीपीआई यूज करता है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करता है। बेस ईयर उन्होंने कहा, देखो ये 100 रुपीज दे रखा है बच्चों, ये बेस ईयर समझ में आता है। जो बेस प्राइस जब से हमने स्टार्ट किया था तो बेस हमने 100 लिया था, ठीक है। बाकी हमने ये डिफरेंस बिटवीन देख लिया। क्लियर है बच्चों? पक्का खत्म हो गया? चैप्टर खत्म हो गया? आओ, है कोई गैप है? अपनी इतना गैप ले चुके हो तुम लोग। अच्छा, बीच में क्या क्या छूटा था टॉपिक बताओ। उनके प्रैक्टिकल तो डेरिवेटिव आज नहीं पढ़ेंगे, डेरिवेटिव कल की क्लास में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट कर लो। रुको, ये सब बातें नहीं कर रही हूँ मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, चलो नालायक। ईटीएफ फुल फॉर्म, तुम लोग एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज तो समझते हो, निफ्टी समझते हो, सेंसेक्स समझते हो पक्का? क्या होता है निफ्टी? टॉप 50 परफॉर्मेंस एवरेज देखा जाता है। सेंसेक्स क्या होता है? तो ईटीएफ क्या है? चलो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं तुम लोगों से, ठीक है। एक सवाल है, सवाल ये है, हाँ, जिसमें तुम्हारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना। तुम्हें अगर कोई भी फ्रूट खाने का मन हो, ठीक है, चिप्स, चिप्स पूछू, कन्वर्ट कर लो फ्रूट में, आओ रुको, ठीक है। हेल्दी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है, अनहेल्दी बात नहीं करते अपन। चलो, फ्रूट्स खाने का मन है, तो तुम्हें ना बहुत सारे फ्रूट्स अगर टेस्ट करने का मन है, तो क्या करोगे? मार्केट में जाओगे, सब एक 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 एक, एक किलो खरीद लोगे, ऐसा ही करते हो? सैंपल लेंगे, कैसे सैंपल लेते? मिक्स फ्रूट बकेट चार्ट होता आता है ना, ऐसे ही होता है ना। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है मेरे महान बच्चों, किसी एक कंपनी का शेयर नहीं, सिद्धार्थ बेटे इधर ही रहो, इधर रहो। कोई एक शेयर नहीं खरीदना है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें चाहिए भैया, जैसे कि फ्रूट बकेट भी आता है, बास्केट जो आता है उसमें ना सारे के सारे अच्छे फ्रूट्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है। सेम विथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा ही होता है कि ये, अगर मैंने बोला तुमने निफ्टी 50 खरीदा है, दैट मीन्स आपने टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाया है। हेडिंग पढ़ो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तुमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में पैसा लगाया है, रिलायंस कंपनी में नहीं लगाया, टाटा में नहीं लगाया, किस में लगाया है? निफ्टी में लगाया है, सेंसेक्स में लगाया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या ऐसे पर्टिकुलर इंडेक्सेस में भी पैसा लगाया जाता है? हाँ, ज्यादा सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? क्योंकि टॉप कंपनीज है ना, ये एवरेज इसका जाएगा, तो भैया आपने इन्हीं पे लगाए। अगर आप रिलायंस कंपनी में लगाओगे तो रिलायंस कंपनी एकदम गिर भी सकती है और एकदम ऊपर भी जा सकती है, लेकिन तुमने उनकी एवरेजिंग में लगा दिया, ये बैलेंस मेंटेन करके रखता है, तो रिटर्न भी क्या होगा? एवरेज ही होगा। जहां रिस्क कम है वहां रिटर्न भी कम रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ, पहले बस कंसेप्ट समझो क्या है। ले लो पहले फोटो ले लो तुम लोग, इसके बिना मानोगे नहीं, ठीक है। तो क्या है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। स्टिकी नोट्स प्लीज बना लेना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ फंड, ध्यान दो, जो क्या फॉलो करता है? इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल किसको फॉलो कर रहा है? निफ्टी में पैसा लगाया है, सेंसेक्स में पैसा लगाया है, ठीक है। और भी है, जैसे कि इसके अंदर भी कौन कौन आते हैं बताओ जरा। आईटी सेक्टर में लगाया है, ऑटोमोबाइल में लगाया है, फार्मास्यूटिकल में लगाया है, डन। ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज लाइक अ शेयर, जैसे शेयर को खरीदा बेचा जाता है, ऐसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तुमने जो इस पे पैसा लगाया इसको भी खरीदा बेचा जाता है,
क्या ये बात समझ में आ रही है? और हमने पैसा इसी में लगाया है ना? थोड़ा जीवन का सच बता रही हूँ मैं, सेफ रहना है हमें, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो हमने इन्हीं में लगाया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वर्क कैसे करता है? ये बस क्या करता है, कॉपी करता है परफॉर्मेंस किसके, इंडेक्सेस को, एसेट्स को। जैसे कि सेंसेक्स में जो भी रेट चल रहा है इसका भी रेट बराबर ही चल रहा है, क्योंकि उसी में पैसा लगा ना, तो उसकी परफॉर्मेंस को सीधा कॉपी करता है। इंडेक्स अगर अप जाएगा, किसका, निफ्टी सेंसेक्स का अप जाएगा, तो भाई इसका भी अप जाएगा ना, ईटीएफ का भी अप जाएगा। ये गिर जाएगा तो ईटीएफ का भी क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये क्या नहीं करता, जरा पढ़ो क्या बोल रहा है, नॉट ट्राई टू बीट द मार्केट। ये मार्केट को थोड़ा ना बीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, मैंने कहा कि मैंने ऑटोमोबाइल इंडेक्स में पैसा लगाया, और तुमने कहा कि दीदी तुमने टाटा पे लगाया। हो सकता है कि ऑटोमोबाइल का इंडेक्स कम हो, जीरो जा रहा हो, लो परफॉर्मेंस हो, लेकिन टाटा का इकलौता होगा जो अच्छा जा रहा है। इसमें टाटा भी है, लेकिन ये एक कंपनी है ना, बाकी कंपनी तो जीरो है, बाकी कंपनी तो खराब चल रही है, तो एवरेजिंग आएगा तो मुझे कम मिलेगा। लेकिन तुमने टाटा में लगाया है तो टाटा क्या होगा, ज्यादा रिटर्न देगी। हो सकता है एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा, इसने टाटा के लिए और टाटा लॉस में जा रही हो, तो इसको लॉस हो रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये एवरेज है। तो ये बोल रहा है ये मार्केट को बीट नहीं करता, जो मार्केट है उसी को कॉपी करता है, जस्ट फॉलो करता है। जैसे कि कुछ ईटीएफ के एग्जाम्पल्स है, इक्विटी ईटीएफ होता है, इक्विटी में लगाया जा रहा है, या फिर दूसरा क्या लिखा है, बॉन्ड ईटीएफ होता है, और क्या होता है, गोल्ड भी हो सकता है ईटीएफ, है ना? इसका भी तुमने तुमने गोल्ड ईटीएफ तो सुना ही होगा, यही सुना होगा फिर तो, है ना? लेकिन और भी होते हैं। कमोडिटी ईटीएफ होता है जो कि क्या करता है, ट्रैक करता है गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा। तो यस, ईटीएफ आपने सुना है, ईटीएफ में पैसा लगाया जा सकता है। तो ये बस अलग अलग टाइप है। अब आ जाओ तुम्हारी बुक की लैंग्वेज, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में पढ़ा दिया। आओ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ सिक्योरिटी दैट ट्रेस इंडेक्स। अब वो इंडेक्स को कर सकता है, कमोडिटी बॉन्ड्स को कर सकता है, बास्केट है वो एसेट का, इसमें सारी सारे इंडेक्स फंड होते हैं। ट्रेडेड इन द सिक्योरिटी मार्केट, सिंपल वर्ड में ईटीएफ आर द फंड दैट ट्रैक इंडेक्सेस। जैसे कि क्या हो गया एग्जाम्पल, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया एक्सेट्रा। ईटीएफ वेरियस टाइप हो सकते हैं, जैसे कि टाइप अभी मैंने आपको दिखाया, इक्विटी ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी इंडेक्सेस, गोल्ड ईटीएफ, ये सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे ईटीएफ हो सकते हैं। ठीक है। When any investor buy shares या unit of the ETF, he buy shares and unit of the portfolio. Proper एक portfolio type का खरीदा जाता है, performance of the index. ETF just reflect the performance of the index they trace. Concept क्लियर है यहाँ तक? टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आ रही है इनकी? अनलाइक रेगुलर यूनिट म्यूचुअल फंड, मतलब ये म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है, इससे डिफरेंट है। ईटीएफ ट्रेड लाइक अ कॉमन स्टॉक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द प्राइस ऑफ द ईटीएफ चेंज एज पर द ट्रेडिंग मार्केट में जैसे चीजें बदल रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द ईटीएफ डिपेंड ऑन द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। अंडरलाइंग स्टॉक का मतलब समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव में अंडरलाइंग स्टॉक, देखो डेरिवेटिव समझाते हो कि अंडरलाइंग एसेट्स होते थे, तो वो पूरी लिस्ट थी। तो उन्होंने कहा कि अंडरलाइंग क्या हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इक्विटी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, गोल्ड, कमोडिटी, कुछ भी हो सकता है अंडरलाइंग। ठीक है। रिप्रेजेंट ईटीएफ जनरली हैव हायर डेली लिक्विडिटी, लो फीस म्यूचुअल फंड स्कीम देन दी। म्यूचुअल फंड स्कीम में फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसमें फीस थोड़ी सी कम। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग ईटीएफ लाइक हेजिंग। हेजिंग मतलब क्या होता है, रिस्क। ठीक है। हेजिंग द रिस्क, यहाँ हेजिंग का मतलब कवर लिखो, रिस्क कवर करना। ठीक है। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द एसेट एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कुछ नहीं, हम क्या करें, इंडेक्सेस में पैसा लगा रहे हैं, निफ्टी में लगा रहे हैं, सेंसेक्स में लगा रहे हैं, इक्विटी बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर इन सब में लगा रहे हैं। मतलब कि ये कुछ ना कुछ किसी और पे पैसा लगा रहे हैं, किसी के एवरेज परफॉर्मेंस में लगा रहे हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये इक्विटी जैसे मार्केट में एक शेयर्स खरीदा बेचा जाता है वैसे ही खरीदा बेचा जाता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस ये थोड़ा सा सेफ हो जाता है कंपैरिजन वाइज, और सेफ होता है तो रिटर्न भी कम होता है। क्लैरिटी है? और क्या छूटा था? डेरिवेटिव आज नहीं पढ़ेंगे, ये बस एक क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगी। ठीक है। डेरिवेटिव कल ही पढ़ेंगे। डेरिवेटिव जहां खत्म होगा वहां जाइए। क्या हुआ? बस छोटा कंसेप्ट है। राइट इश्यू के बारे में क्या जानते हैं? राइट इश्यू बताओ मुझे। अच्छा छोड़ो छोड़ो, पहले इक्विटी बताओ, इक्विटी बताओ पहले। ओनरशिप, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं?
कंपनी कंपनी इक्विटी करे या प्रेफरेंस करे, कौन सा करेगी जरा बताओ। डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है बताइए। चलो अब मेरी बात थोड़ा अच्छे से समझना। मैं हूं कंपनी, ठीक है, मुझे ओनरशिप अगर देनी है, मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किया, मुझे ओनरशिप नहीं देना, कुछ समय बाद मुझे पेमेंट कर देनी है, प्रेफरेंस किया, डिबेंचर किया। ऐसे ही क्या होता है, राइट इशू, ठीक है। राइट इशू क्या होता है, मैं, तुम लोग सब इक्विटी होल्डर हो, ठीक है, तुमको मैं पैसा देती हूँ, मैं आईपीओ लेके आई, मैं आईपीओ लेके आई, डन। जब मैं आईपीओ लेकर आती हूँ तो होता क्या है कि तुम मेरे इक्विटी होल्डर होते हो, मैं इक्विटी आईपीओ में लेकर आई, ठीक है, तुम सब ओनर बन गए। अब मैं एफपीओ लेके आ रही हूँ। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ का फुल फॉर्म फर्दर पब्लिक ऑफर, यही होता है। दोबारा से पैसे चाहिए, ठीक है, तुमसे ही पैसे अगर मैं मांगती हूँ, ठीक है, मतलब ऑलरेडी तुम मेरे क्या हो, पुराने इक्विटी होल्डर हो, तुमसे ही अगर मैं पैसा लेती हूँ तो मैं राइट इशू लेकर आ रही हूँ, मैं राइट इशू लेकर आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं तुमसे नहीं लेना, न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। अगर मैं न्यू ऑडियंस के पास जाती हूँ तो एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। लेकिन मैं अपनी पुरानी ही पब्लिक से कहती हूँ कि दो मुझे, तुम्हें, तुम मुझे पैसा दो, तुम लोग ऑलरेडी मेरी कंपनी में भरोसा कर चुके हो, तो ये होता है राइट इशू। क्या राइट इशू समझ में? आपका कंसेप्ट राइट्स एंटाइटलमेंट है। अभी मैं पहले तुम्हें राइट इशू समझा रही हूँ, क्या राइट इशू समझ में आया? तो एग्जिस्टिंग शोल्डर से ही मैंने पैसा मांगा, दैट वाज राइट इशू। क्यों तुम लोग मुझे पैसा दोगे? जब फर्दर पब्लिक ऑफर आएगा तब भी तो खरीद सकते हो ना, तुम जाके वहां लाइन पे खड़ो जाना कि हमें भी खरीदना है, यहाँ थोड़ा सस्ता मिलेगा। इस कारण से मार्केट में 100 रुपए का है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पुराने इक्विटी शोल्डर हो, मैं तुम्हें 90 रुपीज में दे दूंगा। दैट वॉज राइट इशू। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन मैं यहाँ पे जो पढ़ाने वाली हूँ वो पढ़ाने वाली हूँ राइट एंटाइटलमेंट, RE। ये राइट इशू से अलग है, ये एक ही कंसेप्ट है, बस नाम बदल के बोल रहे हैं। क्या है दिमाग में, क्या थॉट आ रहे हैं? आओ, क्वेश्चन ये है, राइट एंटाइटलमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम राइट इशू। क्या क्वेश्चन मैंने पूछा? जब राइट एंटाइटलमेंट में पढ़ाने वाली हूँ, क्या वो राइट इशू से डिफरेंट है? यस, डिफरेंट है। दे आर रिलेटेड बट नॉट द सेम। अब कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। पहले बताओ राइट इशू समझ में आया, राइट इशू क्या है? चलो राइट इशू, यहां से पहले मैं पढ़ती जा रही हूँ। राइट इशू क्या है? एक्चुअल इशू है न्यू शेयर का, मुझे पैसे की जरूरत है, एक्चुअल इशू है, मैंने तुम्हें शेयर दिया, भैया पैसे लिए, एक्चुअल इशू। ये क्या बोल रहा है? एक्चुअल में भी ये इशू नहीं किया गया, ये बस अप्लाई किया गया है। दीदी समझ नहीं आया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यू इक्विटी शेयर, ऑलरेडी तुम्हारे पास 10,000 के शेयर्स तुमने खरीदे हुए थे, मैं और शेयर्स तुम्हें दे रही हूँ 5,000। कितने हो गए टोटल तुम्हारे पास? 15,000। ये न्यू इक्विटी शेयर है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये राइट एंटाइटलमेंट यूनिट्स है, इसका एक सेपरेट क्या होता है, ISIN होता है। ये ISIN क्या होता है? ये ISIN क्या होता है अभी थोड़ी देर से बताऊंगी। एक अलग से सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। आ जाओ, क्या ये ट्रेडेबल है? इन्होंने कहा क्या ये ट्रेडेबल है? उन्होंने कहा खरीद तो लो, आओ पहले खरीद लो। यस, पेमेंट नीड, आपने न्यू इक्विटी शेयर खरीदा, अब तुम मालिक हो गए, अब तुम्हें जो करना है करो। पर्पस, रेज मनी फॉर दी कंपनी। अब पहले राइट इशू समझेंगे। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को दिया जाता है क्योंकि आपने हम पे भरोसा दिखाया, इस कारण से आपकी मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, हम तो बस मार्केट से थोड़ा सस्ता दे रहे हैं। अगर सबने खरीद लिया, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे मिल गया, मैं आगे इशू नहीं लाऊंगी। अगर नहीं खरीदा तो मैं आगे भी पैसा उठाऊंगी मार्केट से। क्या ये बात समझ में आ रही है? राइट इशू, एक्चुअल इशू होता है, न्यू इक्विटी होता है, पहले इसकी पेमेंट करके आप प्राइस पे करोगे तब जाके ट्रेड करोगे, बिना पे किए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कंपनी को उसका पैसा मिल गया। तो राइट एंटाइटलमेंट क्या है? मैं राइट इश्यू ही ला रही हूं। एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया है स्टॉक मार्केट में, दैट वाज राइट एंटाइटलमेंट। जब आप राइट इश्यू लेकर आती है कंपनी, तो इन्होंने क्या किया समझना, दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। या तो मैंने अभी आपको बोला मैं 5,000 शेयर तुम्हें एक्स्ट्रा दे रही हूँ, आपकी मर्जी है, लेना लो नहीं लेना मत लो। तीन ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन, आपने कहा कि हाँ ठीक है, जो भी प्राइस है उसमें हम
20 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप क्या करोगे, मार्केट में सेल करना। अभी तक ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। क्या ये बात समझ में आ रही है? राइट इश्यू में, हाँ, राइट इश्यू में दो ऑप्शन हुआ करते थे। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। अब समझो राइट इश्यू में क्या क्या ऑप्शन है। आपको खरीदना है 90 रुपीज में, खरीदो। आपको नहीं खरीदना है, मत खरीदो, है ना। क्या होने दो, बर्बाद होने दो इस ऑप्शन को। या फिर आप क्या करते थे, रिनाउंस करते थे। क्या पढ़ा है, ये समझा है क्या, रिनाउंस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये 90 रुपीज आप किसी और को दे दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो किसी और को देने वाला ऑप्शन है, ये है राइट एंटाइटलमेंट। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं सारे काम, सारे काम इक्विटी शेयर्स अब क्या आपके पास फिजिकल शेयर्स में है कि डीमैट फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में। इन्होंने कहा राइट एंटाइटलमेंट नया कंसेप्ट है, इसमें आप अप्लाई करें, राइट टू अप्लाई। आपको इसकी यूनिट जनरेट करके होगी, क्योंकि अभी आपने पैसे नहीं दिए, आपने खरीदा नहीं है। ये आपके डीमैट अकाउंट में अलग से आईएसएन नंबर से जनरेट होके दिखेगा। बिना खरीदे क्या आप इससे ट्रेड कर सकते हो? हाँ, ये है वो नया ऑप्शन। अभी आप इसके मालिक भी नहीं बने हो और आप क्या कर सकते हो, इसे बेच सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ई कैन बी सोल्ड बिना मालिक बने। और ये क्या बोल रहा था, पहले मालिक तो बनो, कैसे बेचोगे। पेमेंट नीडेड, इन्होंने कहा नहीं, ये बस एक राइट है। आप चाहो तो आप ले लो, आप पेमेंट कर दो, आप चाहो तो किसी और को दे दो। आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स दिखने लगेंगे। आपके 10,000 है ऑलरेडी और 5,000 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। अब आपको इसको ट्रेड करना है तो आप इसे बेचो। पर्पस, गिव चॉइस टू शेयर होल्डर। ये तीन ऑप्शन आते हैं, वो चाहे तो खुद ले ले, वो चाहे तो इसे मार्केट में बेच दे, वो चाहे तो कुछ ना करे, और जैसे टाइम खत्म होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, आपके डिमैट अकाउंट में दिखेगा भी नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपके डिमैट अकाउंट में वो पूरे से ई फॉर्म में आ जाएगा अगर आपने खरीदा है तो। आपके डिमैट अकाउंट में 5,000 दिख रहा है, आप इसे चाहे तो बिना खरीदे बेच सकते हो, लेकिन डिमैट अकाउंट में दिखने लगा है। दैट वॉज राइट एंटाइटलमेंट। अगर आप कुछ नहीं करोगे, कुछ समय तक दिखेगा दिखेगा, जैसे टाइम ओवर एक्सपायर हो जाएगा वो भी दिखना बंद हो जाएगा। राइट एंटाइटलमेंट जो वो रनाउंस करने वाला है उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिना पे किए भी आप इसे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड कर सकते हो समझ लो, बेच सकते हो, मतलब आपने लिया भी नहीं और अब स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। समझ लो रिलायंस कंपनी ने तुम सबको राइट इशू दिया और उसमें राइट एंटाइटलमेंट वाला ऑप्शन अक्सर आता है। अब क्या होता है ना, नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। ब्रोकर तुम लोग को बता देता है वैसे ये सारी चीजें। अगर आप कल को सिक्योरिटी मार्केट में डील करो, ब्रोकर्स बता देंगे कि भाई राइट एंटाइटलमेंट आया है, मतलब कंपनी ने आपको जो राइट इशू दिया है उसका राइट एंटाइटलमेंट आया, आप चाहो तो इससे मार्केट में बेच सकते हो। तो ये बेचने वाला ऑप्शन दैट वाज राइट एंटाइटलमेंट। कंसेप्ट क्लियर है? पहले बताओ। हाँ, प्रॉफिट होता है क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना, 90 रुपीज में मिल रहा है, स्टॉक मार्केट में उसकी डिमांड है, आप बेचो ना उसको। मतलब कि आपने पैसा भी नहीं दिया और आप इसको बेच के प्रॉफिट कमा पा रहे हो, ये है वो फायदा। समझ में आया? हाँ, समझना। सीधा अगर इशू करते हैं तो समझना 90% अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ ना, पूरी मेहनत फेल होने वाली है। तो एक काम करो ना, इन लोगों ने पिछली बार 90% सब्सक्राइब कर लिया था ना, अगर इनको हमारी कंपनी में भरोसा है तो कंटिन्यू और इन्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे 90% वाले, मतलब कि यहाँ पैसे मिलने के ज्यादा चांसेस है। पुराने लोगों से लेंगे तो पुराना भरोसा है, नए लोग भरोसा करते कि नहीं करते क्या पता। अक्सर फेल हो जाते हैं आईपीओ, 90% सब्सक्राइब नहीं होता है और इतना खर्चा होता है ना। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, तुम्हें पता चलेगा इतनी फॉर्मेलिटीज, इतना खर्चा, और सोचो 90% सब्सक्राइब में सब फेल हो जाएगा। इससे अच्छा पुराने लोगों से मांगो तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए कंपनी प्रेफर कर सकती है पुराने लोगों से भी लेना। क्लियर है? तो क्या है राइट एंटाइटलमेंट? राइट एंटाइटलमेंट एक राइट है जो दिया जाता है किसको? एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को, टू अप्लाई फॉर द न्यू शेयर्स इन अ राइट इश्यू। लेकिन ये राइट इश्यू आएगा तभी होगा, ठीक। गिवन इन द प्रपोर्शन टू द शेयर ऑलरेडी हेल्ड ऑन द रिकॉर्डेड। आपके पास कितना है, कितने शेयर है, उन प्रपोर्शन के हिसाब से। इसके पास 10,000, इसके पास 1 लाख, इसके पास 10 लाख है। अब जिसका जितना प्रपोर्शन, मैंने बोल दिया भैया 1:1, 1:1 बोल दिया, मतलब कि जितना है उसका जस्ट डबल। 10,000 है तो उसको और 10,000 मिल जाएगा 20। इसका 1 लाख है तो उसको 2 लाख हो जाएगा, उसके 10 लाख है तो उसके 20 लाख हो जाएंगे प्रपोर्शनेटली, ठीक है। तो प्रपोर्शन देखा जाता है, जिसके पास जितना उस हिसाब से मिलता है। राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट कहाँ होता है? इन डीमैट फॉर्म विच हैड सेपरेट से, ठीक है। आर ई कैन बी यूज, सोल्ड, अलाउड। आप चाहो तो क्या करो, खुद से यूज करो, उसे बेचो
या फिर लैप्स होने दो, ठीक है। आरई ओनली गिव यू अ राइट टू अप्लाई, नॉट द शेयर इटसेल्फ। आपको शेयर्स नहीं दिए जा रहे, अगर आपको शेयर्स लेना है तो आप खुद से ले सकते हो, फिर उसकी प्रोसेस राइट इशू जैसी होगी। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। तो अब जो भी आपने पढ़ा, ये कंसेप्ट जो था, अब आपकी बुक की लैंग्वेज से समझेंगे। इसका फुल फॉर्म लिखो, ISIN का फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। लिख लो क्योंकि बुक में नहीं लिखा है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, लिख लिया? चलो आ जाओ, अब तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। RE is a right issued by the company to existing shareholder to subscribe to the new shares, other security that the shareholder of the company eligible to apply for the right offer। right offer समझ में आता है अब, ठीक है। RE are the offer to the shareholder based on the ratio of existing, ये समझ में आया, रेशियो के बेसिस में दिया जाता है, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड डेट में है। राइट एंटाइटलमेंट इश्यूज डीमेटलाइज फॉर्म अंडर द सेपरेट ISIN। चलो, फिजिकल शेयर शेल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर डीमेट अकाउंट डिटेल्स। जो कि फिजिकल शेयर है, प्लीज डीमेट अकाउंट दो, क्योंकि वहीं पे दिखेंगे वो तुम्हें। आप ट्रेडिंग कहाँ करोगे? ऑफलाइन कर पाओगे क्या? फिजिकल फॉर्म में कर पाओगे? तो ट्रेड करने का ही ऑप्शन है, तो भैया हमें तुम्हारा डीमेट अकाउंट चाहिए, उसी में ये सारे काम होंगे, ठीक है। चलो, नॉट लेटर देन द 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द इशू ऑफ क्लोजिंग डेट। जब भी क्लोजिंग डेट होगी उससे 2 दिन पहले तक का तो कम से कम हमें चाहिए। सच क्रेडिट इज आर इन देयर डीमैट अकाउंट टेक प्लेस एटलीस्ट 1 डे बिफोर क्लोजिंग डेट। तो कुल मिलाकर बस आपको ये बताया। नेक्स्ट क्या बताया, क्या क्या ऑप्शन है। अब मुझे बताओ क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब इन्होंने कहा ऑप्शन अवेलेबल टू एलिजिबल इक्विटी शेयरहोल्डर इन द राइट इश्यू, अप्लाई। चलो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इक्विटी इक्विटी शेयर फुल एक्सटेंड, जितना दिया पूरा आपने रख लिया, ठीक है। आप सेकंड पॉइंट सेम, जितना दिया पूरा रख लिया प्लस एडिशनल। भाविका ने कहा कि दीदी मैं तो अपना पूरा रखूंगी, विधि ने बोला नहीं दीदी मुझे अपना नहीं रखना है। तो ये अपना तो खुद रख रही है भाविका, और एडिशनल भी किसी का, हाँ किसी और का भी है, प्रोनाउंस इसको भी तो हो सकता है ना। विधि का तो बचा है, विधि किसी को भी दे सकती है, विधि किसी को दे दे, ठीक है। चलो, या फिर क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, पार्ट। देखो ये तो बेचेगी, ये भी बेचेगी, अब कितनी इनके बीच में है, कम ज्यादा, है ना। अपने में फिर नेगोशिएशन भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट फुल ट्राई कर रहा है क्या, कि भैया स्क्रीन के पीछे कौन है नहीं पता चले, लेकिन हाँ फिर भी चीजें सब तो है ना। यहाँ पे क्या ले रहा है, पार्ट, और क्या लिखा है, विदाउट रिनाउंस, मतलब क्या, ट्रांसफर। ये भाविका ने बोला दीदी मुझे एक पार्ट ही चाहिए, मुझे अपना पूरा भी नहीं चाहिए, मुझे ऑप्शन मिला है, मेरे पास 10 है, मुझे और 10 का मिल रहा है, मैं बस 5 लूंगी, ठीक है। विदाउट रिनाउंस अदर पार्ट, बाकी 5 ये वेस्ट होने दे रही है, समझ में आ रहा है, बाकी पार्ट वो वेस्ट होने दे रही है, पार्ट ले रही है, ठीक है, ऑफ द राइट एंटाइटलमेंट, रिनाउंस अ पार्ट। ऊपर क्या बोला, लैप्स होने दिया, और नेक्स्ट क्या बोलता है, किसी आधा खुद ले रहे हो, आधा किसी और को रिनाउंस कर रही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, पक्का? पूरा ही क्या कर दिया, नहीं चाहिए। कितने पॉइंट्स बने, 5। पहला पूरा ले लिया, पूरा ले लिया किसी और का भी ले लिया, चलो आधा लिया और आधा छोड़ दिया, आधा लिया और आधा किसी और को दे दिया, या फिर पूरा ही छोड़ दिया। ये सारी सिचुएशंस उन्होंने बता दी, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। चलो, आर ये नाइदर सब्सक्राइब नॉर रिनाउंस ऑन एंड बिफोर द इशू क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट से पहले कुछ नहीं, ठीक है। एंड शेल लैप्स एक्सटिंग्विश आफ्टर द क्लोजिंग डेट इज खत्म। रिनंसिएशन का मतलब क्या बताया, ट्रांसफर ऑफ द राइट एंटाइटलमेंट, ऑन मार्केट ऑफ मार्केट। आ जाओ, ऑन मार्केट में रिनाउंस कर रहे हो या ऑफ मार्केट में। ऑन मार्केट मतलब ट्रेडिंग सेलिंग ऑन दी बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर थ्रू दी डिपॉजिट, ये आपस वाला गेम, वही जो हम कह रहे थे, आपस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कर लिया। क्लैरिटी है, यहां पर ये खत्म होता है। अब पूरे चैप्टर में एक ही टॉपिक बचता है, डेरिवेटिव, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।